हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीनियस 96। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और आज का जो टॉपिक है ये है दोस्तों संसदीय समिति, जिसे हम लोग इंग्लिश में पार्लियामेंट्री कमेटी बोलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स यह है एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछाया जाता है। ठीक है, और आप यहाँ देख भी रहे होंगे ये जो प्रश्न है एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो मैंने इसमें वो भी प्रश्न शामिल किए हैं जो 2021 में और 2020 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न को देखते हैं क्या है। और फ्रेंड्स, पहले आप लोग खुद से प्रयास करिएगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए, ताकि आपका भी टेस्ट हो सके। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? ठीक है, आप लोग याद करते चलिएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1991 में। ठीक है, यानी कि 1991 में शुरू की गई थी। ठीक है, भारत में नई संसदीय समिति प्रणाली जो थी इसकी शुरुआत 1991 ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में संसदीय समिति प्रणाली की शुरुआत निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर किया गया था? ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि संसद की नियम समिति से। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 17। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 4 में है, संसद की कितने प्रकार की समितियां होती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यानी कि अस्थायी समिति होती है और तदर्थ समिति होती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अस्थायी समिति है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है, यानी कि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और नियम समिति, ये तीनों जो है अस्थायी समिति के अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन तदर्थ समिति है? तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रवर समिति। अगला प्रश्न करेंगे, किस समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है प्राक्कलन समिति को। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्राक्कलन समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 30 सदस्यता प्राक्कलन समिति संसद के किस सदन की समिति है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लोकसभा की। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो ये है प्राक्कलन समिति। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और ये जो प्रश्न है देखिए पूछा गया है यूपीएससी 2014 में और यूपीपीसीएस 2020 में। ठीक है, तो सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। ऐसा ही प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे, प्राक्कलन समिति का क्या कार्य है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त बी और सी दोनों। ठीक है, यानी कि बी और सी। देश की आर्थिक स्थिति पर संसद में आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना। ठीक है, ये सही है। और ऑप्शन सी में है, संसद के प्राक्कलनों के प्रस्तुत करने के प्रारूप के विषय पर सिफारिश करना। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, प्राक्कलन समिति के सदस्य? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लोकसभा के सदस्यों में से ही चुने जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 13 में है, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि प्राक्कलन समिति। और ये प्रश्न देखिए एसएससी 2019 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित में से संसद की वह अस्थायी समिति कौन सी है जिसमें राज्यसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि प्राक्कलन समिति। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 15 में बोल रहा है, प्राक्कलन समिति के सदस्य? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि केवल लोकसभा से चुने जाते हैं। ठीक है, और ये भी देखिए एसएससी 2007 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 22। ठीक है, और ये भी देखिए एसएससी 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे,
लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 15 और 7 होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न 18 में बोल रहा है लोक लेखा समिति के सदस्य, तो 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि संसद के दोनों सदनों में से चुने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे लोक लेखा समिति में, तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से लिए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 20 में है भारत में संसदीय समितियों में से निम्न में से कौन सी एक विभागीय व्यय और अनियमितताओं पर निगरानी रखने के लिए रखवाले कुत्ते का कार्य करती है? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न करेंगे सार्वजनिक लोक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 7। ठीक है। अगला प्रश्न है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन समिति कार्य करती है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लोक लेखा समिति। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 23 परंपरा के अनुसार निम्न में से किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के संसद सदस्य को नियुक्त किया जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न है किस संसदीय समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी लोक लेखा समिति। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 25 में है निम्नलिखित में वह प्राधिकारी कौन सा है जो भारत की समेकित निधि से राज्यों की राजस्व सहायता अनुदान पर लागू होने वाले सिद्धांतों की सिफारिश करता है? तो 25 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न है संसद की कौन सी समिति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करती है? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न करेंगे 27 में है लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष को। और ये जो प्रश्न है देखिए कितने बार एग्जाम में रिपीट हुआ, बीपीएससी 2011, जेपीएससी 2011 और सीजीपीएससी 2012 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है 28 में भारतीय महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लोक लेखा समिति। और ये जो प्रश्न है ये भी पूछा गया है जैसे 2014 में। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विषयगत समिति है? तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ये सभी जो है कृषि समिति हो गया, पर्यावरण एवं वन समिति हो गया और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति जो है ये सभी क्या है, तो विषयगत समिति है। ठीक है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 30 में बोल रहा है निम्नलिखित में से किस समिति में लोकसभा के 15 एवं राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 30 का ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि सरकारी उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समिति। ठीक है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे निम्नलिखित में से किस समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता? तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है। यानी कि प्राक्कलन समिति नहीं हो सकता है, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रम समिति, ये सभी जो है समिति का सदस्य कोई मंत्री नहीं हो सकता है। ठीक है, इस समिति का। अगला प्रश्न करेंगे 32 में बोल रहा है लोकसभा अध्यक्ष की समिति का पदेन अध्यक्ष होता है? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि नियम समिति। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे विधेयकों पर प्रवर समितियों में से सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी तक हो सकती है? तो 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कोई निश्चित नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे अनुसूचित जाति और जनजातियों के कल्याण संबंधित समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने सदस्य होते हैं? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि 20 और 10। ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे संसद के समितियों के सदस्य, तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं अथवा सदन द्वारा अपने सदस्यों के मध्य से
निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से संसदीय समितियों के सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष अथवा राज्यसभा सभापति द्वारा आए गए तथा स्वीकृति किए गए प्रस्ताव के आधार पर अथवा नामांकन के आधार पर सदस्यों की नियुक्ति की जाती है अथवा सदस्यों का चयन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और ये प्रश्न एनडीए 2020 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 37 में है, संसदीय समितियों के गठन का उद्देश्य है। तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन ए में है विधि निर्माण की प्रक्रिया को तेज करना, ये सही है। तकनीकी और उलझे हुए विधेयकों पर विशेष रूप से विचार करना, ये भी सही है। ठीक है, ये उद्देश्य है ये सभी। ठीक है, और ऑप्शन सी में है संसद के सदनों द्वारा विचार करने के पूर्व विधेयक का परीक्षण करना। ठीक है, तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे, संयुक्त संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 45। ठीक है, 45 सदस्य होते हैं। अगला प्रश्न करेंगे, संयुक्त संसदीय समिति में लोकसभा तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः होती है। तो 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 30 और 15 होती है। ठीक है, 30 और 15, ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, कुल 17 संसदीय समितियों में से कितने समितियों के अध्यक्ष लोकसभा के सदस्य होते हैं? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 11। ठीक है, अगला प्रश्न है, संयुक्त प्रवर समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसमें 45 सदस्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 42 में है, संयुक्त प्रवर समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों की संख्या क्रमशः कितनी होती है? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 30 और 15 होती है। अगला प्रश्न करेंगे 43 में है, निम्न में से कौन समिति विभिन्न विषयों पर चर्चा के लिए समय का निर्धारण करती है? तो 43 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि कार्य सलाहकार समिति। ठीक है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि कार्य सलाहकार समिति। अगला प्रश्न करेंगे, निम्न में से कौन सा सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। ठीक है, और ये प्रश्न उत्तराखंड पीसीएस 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 45 में है, भारत में संसद की वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 45 का ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 तथा 3। ठीक है, यानी कि ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो भारत में संसद की ये सभी जो है वित्तीय समितियां हैं। ठीक है, यानी कि हो गया लोक लेखा समिति और प्राक्कलन समिति और लोक उपक्रम समिति, और ये जो प्रश्न है एसएससी 2008 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे और आज का ये लास्ट प्रश्न है। तो इसमें बोल रहा है सुमेलित कीजिए। ठीक है, तो सूची 1 में संसदीय समितियां का नाम है और सूची 2 में कार्य का नाम है। ठीक है, तो 46 का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन डी वाला। ठीक है, यानी कि ए का 2, बी का 3 और सी का 1। ठीक है, तो प्रवर समिति जो है ये संबंधित है वित्त की समीक्षा करना तथा परिवर्तन का सुझाव देने से। ठीक है, यानी कि ए का जो संबंध है वो 2 से है, और लोक लेखा समिति जो है ये संबंधित है 3 वाला से, यानी कि सरकारी पैसा सही ढंग से खर्च हुआ है या नहीं इसकी परीक्षा करना। ठीक है, और प्राक्कलन समिति जो संबंधित है ये संबंधित है बजट में विभागीय व्यय की जांच करने से। ठीक है, यानी कि प्राक्कलन समिति का जो कार्य है यह है बजट में विभागीय व्यय की जांच करना। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग इस वीडियो में टोटल 46 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। ठीक है, जो सभी किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है, और ये सारे प्रश्न वही हैं जो बार बार एग्ज़ाम में रिपीट करते हैं। ठीक है, तो सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि इस तरह की वीडियोज़ का अपडेट आसानी से मिल सके। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए।